हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू। तब लास्ट क्लास में जो कुछ भी एक्सप्लेन किया गया था उसको रिवाइज किया आपने? अगर रिवाइज किया तो कहीं पर कोई डाउट, और अगर डाउट है तो रेज हैंड्स, क्योंकि आज कोई मैं टॉपिक शुरू करूं इससे पहले जो डाउट होगा मैं क्लियर कर दूंगा। है कोई डाउट दैट साइड, फ्रॉम दैट साइड? नहीं, नोबडी इज रेजिंग हैंड्स। तो फिर मैं प्रोसीड करने के लिए तैयार हूं। गेट रेडी। आज का टॉपिक हम लोगों के पास जो होगा वो एनर्जी होगा। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में वर्क और पावर को इंट्रोड्यूस करके एक्सप्लेन किया था, उसे समझे थे, तो उसके बाद आज हम लोग आज एनर्जी को डिफाइन करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे और उसी पर आज डिस्कस करेंगे। यस, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी का डेफिनेशन है। क्या स्टेट करता है ये हमारे लिए? द कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी ऑफ डूइंग वर्क। लास्ट क्लास में हम लोगों ने वर्क पर काफी डिस्कशन किया था। आज उसको फिर यहाँ एनर्जी के लिए इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, अगर किसी बॉडी के पास एक कैपेसिटी है कि वो कोई वर्क कर सकता है, तो कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क ही उसकी एनर्जी कहलाती है। अगर कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क है तो कहेंगे कि बॉडी के पास एनर्जी है, और अगर कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क नहीं है तो कहेंगे कि बॉडी के पास कोई एनर्जी नहीं है। इट्स क्लियर? यस। तो अब हम इस पे आगे फिर फर्दर डिस्कस करते हैं कि अब एनर्जी को अगर हम वर्क के साथ लिंक करते हैं कि वर्क करने की कैपेसिटी ही एनर्जी है, तो फिर एनर्जी को मेजर करने के लिए हमारे पास क्या टूल होने चाहिए, क्या यूनिट होना चाहिए? यूनिट वही होना चाहिए जो वर्क को हम मेजर करने के लिए यूज करते हैं, ऑफ कोर्स। तो वर्क का ही एसआई यूनिट जो होगा वही एनर्जी का भी एसआई यूनिट होगा। यस। तो अब हमने एनर्जी को मेजर करने के लिए हमारे पास कौन सा यूनिट है हमने जान लिया, जूल। और ये नेचर में कैसा है? तो नेचर में वैसा ही है जैसा वर्क है ना। वर्क के साथ ना इसको लिंक किए हैं। डिफाइन तो यही है, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, है ना। वर्क के साथ लिंक कर रहे हैं, तो वर्क का जो नेचर होगा वही एनर्जी का नेचर। और वर्क का नेचर क्या है? स्केलर, तो एनर्जी भी स्केलर। ओके, यस। यहां पर आपने देखा एनर्जी को हमने कितने ग्रुप में कैटेगराइज किया है। मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, लाइट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, है ना। कम से कम 7 ग्रुप में इसको डिवाइड किया है। कम से कम इतनी एनर्जी आपको याद रखना है। हम इन पर बारी बारी से डिस्कस करेंगे, लेकिन सबको अभी नहीं। कुछ अभी इस क्लास में, कुछ अगले क्लास में, और कुछ और हायर क्लासेस में। ठीक है। सोर्स ऑफ ऑल एनर्जी, जितनी भी एनर्जी हम देख रहे हैं इस यहाँ पर, और उस एनर्जी को जो यहाँ पर नहीं मेंशन किया गया है, जितनी भी एनर्जी हैं सबके लिए सोर्स कौन है? द सन। सन को ही माना जाता है अल्टीमेट सोर्स ऑफ द एनर्जी। ठीक है। चलिए, तो अब हम यहाँ पर क्या डिस्कस करेंगे? यहाँ पर हम सबसे पहले मैकेनिकल एनर्जी को डिस्कशन में लाएंगे। ठीक है। द एनर्जी ऑफ ए बॉडी possessed by it due to its motion is, है ना। अगर कोई बॉडी के पास काइनेटिक एनर्जी है तो क्यों है? क्योंकि वो मोशन में है। ड्यू टू इट्स मोशन, मोशन में रहने की वजह से उस बॉडी के पास एनर्जी अगर है तो कहा जाएगा कि उसके पास जो भी एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में है। ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी को हम कैसे डिफाइन करते हैं? The energy of a body possessed by it due to its position or orientation in a field. क्या कहा इसने?
द एनर्जी ऑफ ए बॉडी पोसेस्ड बाय इट ड्यू टू इट्स पोजीशन और ओरिएंटेशन इन ए फील्ड इज पोटेंशियल एनर्जी। पोजीशन क्या कहना चाहेंगे जी, और ओरिएंटेशन, यहाँ पर दो वर्ड यूज किया गया है, एक पोजीशन और दूसरा ओरिएंटेशन। इन ए फील्ड, एक फील्ड भी बता रहा है। अब इस फील्ड से भी हम क्या समझेंगे? फील्ड को हम लोग समझते हैं एक ऐसे स्पेस या रीजन से जिसमें एक बॉडी अफेक्ट करता हो किसी दूसरे बॉडी को, जब वो दूसरा बॉडी उसमें लाया जाता हो। ठीक है, अब ये समझ गए। दूसरा वर्ड यूज किया है, हालांकि ये सबसे पहले यूज हुआ है पोजीशन, लेकिन हम यहाँ पर सबसे पहले किसको इंट्रोड्यूस किए? फील्ड को। अब इसलिए फील्ड को इंट्रोड्यूस इसलिए किए कि अब इसके बाद पोजीशन को एक्सप्लेन करना ज्यादा बेहतर होगा। अब ग्रेविटेशनल फील्ड में देख लीजिए, हम लोग अर्थ सरफेस पे रह रहे हैं, तो अर्थ सरफेस पे एक पोजीशन मान लीजिए, अर्थ सरफेस का एक पोजीशन हो गया, और उससे जब ऊपर उठते हैं, जैसे 1 मीटर 2 मीटर, यहाँ पर इसको इतना ग्राउंड से जितना ये हाइट पर रखे हुए हैं उसका एक पोजीशन हो गया, जो हाइट है उसका एक पोजीशन हो गया ग्राउंड सरफेस से, अर्थ सरफेस से, है ना। यस, पोजीशन हम यहाँ इस सेंस में कह रहे हैं। तो पोजीशन की वजह से क्या इसके पास कोई कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क है? अगर है तो इसके पास एनर्जी है, और वो एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के नाम से है। तो अब पोजीशन समझ में आया? यस। तो अब पोजीशन चेंज करेगा तो कैपेसिटी ऑफ डूइंग ऑफ वर्क भी चेंज करेगा। यहाँ पर रहेगा तो कैपेसिटी कुछ रहेगी, यहाँ ले जाएंगे तो कैपेसिटी कुछ और हो जाएगी, यहाँ नीचे ले आएंगे तो कैपेसिटी और कुछ हो जाएगी, है ना। सीधे ग्राउंड पर चले जाएंगे तो कैपेसिटी कुछ नहीं रहेगी, है ना। यस, तो ये पोजीशन चेंज करता है तो कैपेसिटी ऑफ डूइंग ऑफ वर्क भी चेंज करता है, और इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज करता है। ठीक है, तो अब पोटेंशियल एनर्जी में जो वर्ड आया था फील्ड वो समझ गए, पोजीशन वो समझ गए, अब क्या बचा? ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन है या कॉन्फ़िगरेशन है, ये दो ऐसे वर्ड हैं जो हमें आइडिया देते हैं कि एक ही जगह पर रहते हुए बॉडी किस किस तरह से रह सकता है। तो अब तीनों बातें समझ में आ गई। अब हमारे पास जो मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड रह जाता है वो ये है, हाउ टू कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे हम मेजर करेंगे, कितना एनर्जी है उसके पास काइनेटिक फॉर्म में और कितने एनर्जी है उसके पास पोटेंशियल फॉर्म में, है ना। ये हमें कैसे कैलकुलेट करना है, अब हमको इस पर डिस्कस करना है। ठीक है, तो पहले हम टॉपिक उठाते हैं काइनेटिक एनर्जी पर, है ना। पहले हम काइनेटिक एनर्जी को मेजर करने के लिए टूल्स लाते हैं, यानी मैथमेटिकल फॉर्मूला लाते हैं, और तब उसके बाद फिर पोटेंशियल एनर्जी पर हम आते हैं। ओके, यस। काइनेटिक एनर्जी को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, अब हमें इसका आइडिया लेना है। तो काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए थ्योरी ये है, जब बॉडी मोशन में रहे तो मोशन से उसको रेस्ट में लाने के लिए कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो जितना वर्क आपको रेस्ट में लाने तक करना पड़ता है, वही वर्क जब तक वो मोशन में रहेगा तब तक उसके पास एनर्जी के फॉर्म में होगा, और वो काइनेटिक एनर्जी के नाम से जाना जाएगा। तो इसीलिए द वर्क रिक्वायर्ड टू स्टॉप ए मूविंग बॉडी इज इक्वल टू इट्स काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग मोशन। ओके, तो अब इसे हमें कैलकुलेट करें, तो देख लीजिए यहाँ पर डायग्राम बनाया है, जो ये एज्यूम करना है मास m का कोई बॉडी मूव कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी v1 इक्वल टू v से। जब हम इसे रोकना चाहेंगे तो इसके मोशन के अपोजिट एक फोर्स अप्लाई करेंगे। यस, तो मोशन के अपोजिट ये फोर्स अप्लाई कर दीजिए, ये F। ठीक है, ये फोर्स अप्लाई कर दीजिए F। अब इस फोर्स के इन्फ्लुएंस में अब इसका स्पीड या वेलोसिटी जी, इस फोर्स के इन्फ्लुएंस में इसका वेलोसिटी क्या होगा? रिड्यूस करेगा, डिक्रीज करेगा, और अल्टीमेटली यहाँ पर आते आते वो स्टॉप हो जाएगा। तो फाइनल वेलोसिटी v2 क्या हो जाएगा? 0। इन सारे इंफॉर्मेशंस को हम यूज करेंगे वर्क को निकालने में, कितना वर्क करना पड़ रहा होगा या कितना वर्क करना पड़ेगा इसे स्टॉप करने के लिए। ठीक है, तो अब हमारे पास वो इक्वेशन ऑफ मोशन कौन है जो हमारे इसमें हेल्प करने वाला है? यस, वो इक्वेशन ऑफ मोशन है v2 स्क्वायर इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ax। v1 क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, v2 क्या है? फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, और a क्या है? a अभी अननोन है ना, एक्सेलरेशन के लिए यूज किया जाता है। यस, x क्या है?
x वो डिस्टेंस है जो कवर किया जाएगा रुकने तक में। तो यहाँ पर डिस्टेंस कितना कवर किया गया रुकने तक में, d। तो x को रिप्लेस कर देंगे d से, और v1 को रिप्लेस कर देंगे v से, और v2 को रिप्लेस कर देंगे 0 से, है ना। यहाँ पर वो इन्फॉर्मेशन है। अब a को हम किस तरह से रिप्लेस करेंगे, a का इन्फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं है, लेकिन a का डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन न होने के बावजूद भी इनडायरेक्टली ये हमारे लिए इन्फॉर्मेशन रखता है। किस तरह से, जो फोर्स अप्लाई किया गया है इसे अपोजिंग फोर्स बना करके स्टॉप करने के लिए, वो फोर्स डिसलेशन तो पैदा कर ही देगा, यस, और डिसलेशन ही यहाँ पर ए का काम करेगा, ठीक है। तो अब वो निकलेगा कैसे, इस रूल से। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हमें क्या बताता है, F इक्वल टू एम ए, तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा, F बाई एम, और m क्या है, m क्या है, मास ऑफ द बॉडी। तो मास ऑफ द बॉडी से अगर हम डिवाइड कर देते हैं फोर्स जो अप्लाई किया जा रहा है उसमें, तो वो एक्सेलरेशन या डिसलेशन बता देता है। यहाँ पर डिसलेशन होगा, ठीक है। तो डिसलेशन के लिए साइन ऑफ माइनस होना चाहिए, यस यस। फॉर अपोजिंग फोर्स A इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एफ बाई एम। तो यहाँ पर A को अब रिप्लेस कर देंगे किससे, माइनस एफ बाई एम से, यस। अब इतना कुछ करने के बाद A को रिप्लेस कर दिया माइनस एफ बाई एम से, है ना। जो यहाँ पर A था उसे रिप्लेस कर दिया माइनस एफ बाई एम से, यही हमारे लिए डिसलेशन है, यस। तो अब हम यहाँ पर प्लस और माइनस का हिसाब करते हैं और माइनस पाते हैं, है ना, प्लस इंटू माइनस माइनस। तो वी स्क्वायर माइनस ट्वाइस एफ डी बाई एम ये हुआ, है ना। x को रिप्लेस कर दिया गया था d से, जैसा कि आपको बताया मैंने कि x डिस्टेंस कवर्ड है रुकने से पहले तक का, यहाँ पर d डिस्टेंस कवर्ड है रुकने से पहले तक का। तो x को रिप्लेस कर दिया गया d से, और v1 को रिप्लेस कर दिया गया v से, v1 को रिप्लेस किया गया v से, और v2 को रिप्लेस किया गया 0 से, ठीक है। ये सारे रिप्लेसमेंट के बाद हमारे पास सिंप्लीफिकेशन का मौका है, और हम इसे राइट साइड से लेफ्ट साइड ले जाते हैं, और ड्यूरिंग सिंप्लीफिकेशन हम पाते हैं कि एफ डी को फ्री करना होगा 2 और m से। तो m को लाए राइट साइड और m v स्क्वायर हो गया, 2 को लाए राइट साइड तो ये हाफ हो गया, है ना। 2 यहाँ न्यूमरेटर है तो यहाँ डिनोमिनेटर बन गया, m यहाँ डिनोमिनेटर था तो यहाँ न्यूमरेटर बन गया। यही ना है मैथमेटिकल रूल ट्रांसपोजिंग का, यस। तो मैथमेटिकल रूल ऑफ ट्रांसपोजिंग यही है, इसलिए हमारे पास रिजल्ट जो आया वो हाफ एम वी स्क्वायर आया राइट साइड में, और f इंटू डी आया लेफ्ट साइड में। बट लेफ्ट साइड में जो f इंटू डी है वो है क्या, वो तो वर्क डन है, यस। वो वर्क डन है जो बॉडी को स्टॉप करने तक के लिए किया जाएगा या किया गया। अगर बॉडी स्टॉप हो गया तो उतना वर्क हुआ, और अगर बॉडी को स्टॉप करना है तो इतना वर्क करना होगा। ये दोनों मीनिंग है इसमें। तो अब हम कह सकते हैं कि बॉडी जब मूव कर रहा है तो उसके पास इतनी ही काइनेटिक एनर्जी है जी। F इंटू डी क्या है, द वर्क रिक्वायर्ड टू स्टॉप द बॉडी, बॉडी को रोकने के लिए जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वर्क है वो है F इंटू डी। देयरफॉर ये W हो गया, इसलिए अब F इंटू डी के बदले में हम W लिखेंगे हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। और इसीलिए काइनेटिक एनर्जी तब तक बॉडी मोशन में था, जब तक बॉडी मोशन में है या था तब तक उसके पास एनर्जी थी काइनेटिक एनर्जी के नाम से। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी, हाफ एम वी स्क्वायर, यस। हम इसी के ई को, है ना, इन शॉर्ट के भी लिखते हैं, तो के इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ये हो गया डिडक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, मैथमेटिकल टूल्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, है ना। इसको हम लोग क्या कहेंगे, मैथमेटिकल टूल या मैथमेटिकल फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो अब चलते हैं पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। ये पोटेंशियल एनर्जी को कैसे कैलकुलेट करेंगे उसकी थ्योरी ये है। जैसे काइनेटिक एनर्जी को डिराइव करने के लिए एक थ्योरी थी कि बॉडी जब मोशन में है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी है ये समझा जाएगा उस वर्क डन से जो करना पड़ेगा या करना होता है बॉडी को रेस्ट में लाने के लिए, है ना। काइनेटिक एनर्जी का मैथमेटिकल फॉर्मूला हमने उसी थ्योरी पर डिराइव किया, हाफ एम वी स्क्वायर आया था। पोटेंशियल एनर्जी को कैसे डिराइव किया जाएगा इसकी भी थ्योरी है। पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए जो थ्योरी है वो थ्योरी ये है कि जिस फील्ड में बॉडी किसी पोजीशन पर है तो उसको उस पोजीशन तक लाने में, कहां से, एक ऐसे पोजीशन से जहां पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी,
जहां पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं होगी उसी फील्ड में, तो वहां से उस पोजीशन तक लाने में फील्ड के अगेंस्ट कितना वर्क किया गया होगा, वो वर्क इक्वल होगा उस पोजीशन पर लाए जाने के बाद उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी जो होगी उसके। किसी फील्ड के लिए ग्रेविटेशनल फील्ड को एक एग्जांपल लिया जा सकता है, ठीक है। तो अर्थ सरफेस हम लोग मानते हैं जीरो लेवल का। तो अब जीरो लेवल पोजीशन से इस पोजीशन तक, जैसे इसी पोजीशन तक हमने यहाँ पर लाया बॉडी को, ये बॉडी है हमारा, अर्थ सरफेस से लेकर के इसको यहाँ तक ले आए, तो कुछ ना कुछ तो हाइट रहा। तो इस ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट में हम लोग लाएंगे बॉडी को अर्थ सरफेस से किसी दूसरे पोजीशन पर, तो लाने में जितना वर्क किया जाएगा वो वर्क उस पोजीशन पे लाते ही एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, और उस एनर्जी का नाम क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो अब हम इसे इसी थ्योरी पर कैलकुलेट करेंगे। चलिए, यस, यहाँ पर एज्यूम करना है ये अर्थ सरफेस है ना, ग्राउंड हमने ले लिया इसको, अर्थ सरफेस को, तो ये जीरो लेवल पोजीशन हो गया। अब इस ग्रेविटी के, अर्थ की ग्रेविटी के या अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट में इसको यहाँ से ऊपर हाइट h तक ले जाया जाता है। हाइट h तक ले जाने में डिस्प्लेसमेंट यही h हो जाएगा, यस। तो इस h तक ले जाने में, इतना से डिस्प्लेस करने में कितना वर्क करना पड़ेगा ये हम कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेट करने के लिए, वर्क को कैलकुलेट करने के लिए हमें चाहिए फोर्स, हमें चाहिए डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की जगह पर तो h काम कर जाएगा, फोर्स कितना, तो फोर्स जितना हम अप्लाई करेंगे, लेकिन फोर्स हम कितना अप्लाई करेंगे, हमें फोर्स कम से कम उतना तो अप्लाई करना ही पड़ेगा जितना बॉडी का वेट है। अगर हम उसके वेट से कम फोर्स अप्लाई करेंगे तो फिर बॉडी ऊपर उठेगा ही नहीं, उठेगा, नो, नहीं उठेगा। तो उसे ऊपर अपलिफ्ट करने के लिए हमें उसके वेट के बराबर में एटलीस्ट फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। बॉडी का वेट है कितना, बॉडी का वेट बॉडी के मास पर डिपेंड करता है, और मास हमने लिया है m, तो m को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो हो जाएगा वेट mg, है ना। तो mg यहाँ पर वेट हो गया। अब इस वेट के बराबर में फोर्स इस पर तो अप्लाई करना पड़ेगा, यस। तो यहाँ पर ये फोर्स अप्लाई कीजिए F, ठीक है। तो ये F फोर्स अप्लाई कर दिया आपने या हमने, तो जो भी होगा फोर्स अप्लाइड इसको ऊपर अपलिफ्ट करने के लिए हुआ है, ठीक है। तो अब कितना वर्क होगा इस फोर्स के अंडर में, यहाँ तक ले जाने में आप आसानी से निकाल सकते हैं, यस। अब इतना समझ गए। फोर्स F है, F क्या है, F the force applied to raise a body of mass m, बॉडी का मास m, और h क्या है, the height to be raised from the ground, h क्या है, ग्राउंड से जितना ऊपर उठाया जाना है उसका हाइट। अब ये ग्राउंड क्या है, तो ग्राउंड को हमने कहा है जीरो लेवल पोजीशन, वो पोजीशन जहां पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, ठीक है। देयरफॉर यस, अब बॉडी के लिए जो फोर्स चाहिए आप रेज करने के लिए, वो फोर्स कितना है, mg, बॉडी का वेट के बराबर तो एटलीस्ट होना चाहिए, अभी तक हम लोग यहीं पर डिस्कस किए, यस। तो इतना हो गया, कम से कम अप्लाई किया हुआ फोर्स। अब उसके बाद इतना फोर्स अप्लाई करेंगे तब कहीं जाके धीरे धीरे इसको यहाँ अप्रेज कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके हम अप्रेज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब कितना हो जाएगा, रेज करने में वर्क डन कितना हो जाएगा, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स F है, डिस्प्लेसमेंट h है ना। तो F को आप रिप्लेस कर दीजिए mg से, और mg को मल्टीप्लाई कीजिए h से, तो mgh, ये इतना mgh वर्क डन होगा, ठीक है। तो यही वर्क अगर mgh है, यही वर्क डन है अगर, जो जीरो लेवल से इस पोजीशन तक ले आने में करना पड़ेगा, तो यही वर्क वहां पर जाते ही एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, और वही एनर्जी कहलाएगी उस पोजीशन के लिए पोटेंशियल एनर्जी, है ना, यस। ये वर्क किसके अगेंस्ट में होगा, याद है, ये वर्क उस फील्ड के अगेंस्ट में हुआ जिस फील्ड में हम बॉडी को ग्राउंड लेवल से इस लेवल तक पहुंचाते हैं या पहुंचा रहे हैं। कौन सा फील्ड है, ग्रेविटेशनल फील्ड, यस। हमेशा याद रखना है, कोई ना कोई फील्ड होगा जिसके अगेंस्ट में एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक बॉडी को ले जाया जाता है बाय एक्सटर्नल एजेंट, यस। तो अब पोटेंशियल एनर्जी हाइट h पर कितना हो जाएगा बॉडी का, mgh, और इसे हम लोग किससे डिनोट करते हैं, u से। वैसे ही जैसे काइनेटिक एनर्जी ke के लिए हम लोग यूज करते हैं k, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्या यूज करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्या यूज करेंगे, u,
तो अब हमने देख लिया काइनेटिक एनर्जी को कैसे डिराइव करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को कैसे डिराइव करते हैं। मतलब ये हुआ कि काइनेटिक एनर्जी का मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या है और पोटेंशियल एनर्जी का मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या है, दोनों को हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, तो अब इसके बाद आगे चलते हैं जी। मान लिया जाए काइनेटिक एनर्जी का आपने तो मैथमेटिकल फॉर्मूला देख लिया, k = ½ mv²। मान लिया जाए इनिशियल वेलोसिटी v1 है और फाइनल वेलोसिटी v2 है। v2 0 लिया गया था उसमें, है ना, डेरिवेशन के दौरान v2 को 0 लिए थे, यहाँ पर 0 हम नहीं ले रहे हैं। तो v1 इनिशियल वेलोसिटी और v2 फाइनल वेलोसिटी। तो अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, तो ½ mv1², है ना, मान लीजिए k1। और फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, तो ½ mv2² यहाँ, और मान लीजिए ये k2। तो अब दोनों में डिफरेंस कितना रहा, k2 - k1 = ½ mv2² - ½ mv1² पर आए, तो उसमें ½ m दोनों में से कॉमन ले लिया, तो अंडर ब्रैकेट v2² - v1² रह गया। यस, तो अब हम जानते हैं कि v2² = v1² प्लस ट्वाइस ax। ये क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन। अब इसमें v1 तो इनिशियल वेलोसिटी है और v2 फाइनल वेलोसिटी है, और m यहाँ जो m आया है, सो ये m तो मास ऑफ बॉडी है ना, मास ऑफ बॉडी यहाँ मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो अब v1² को राइट से लेफ्ट साइड ले आइए, तो v2² - v1² हो जाएगा। यस, तो अब राइट साइड में क्या बचेगा, ट्वाइस ax, है ना, तो 2 तो 2 रह गया, a के बदले में क्या लिखा गया, a इज एक्सेलरेशन, है ना, a इज एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन के लिए अभी हमने बताया था न्यूटन्स लॉ से F = ma होता है ना, जिसमें हम a निकाल सकते हैं F/m से, इससे निकाल सकते हैं। तो यही F/m यहाँ a को रिप्लेस कर दिया। ठीक है, और x डिस्टेंस है, जितना डिस्टेंस कवर करता है वेलोसिटी v1 से v2 तक बदलने में, वो डिस्टेंस है d। तो फिर x को रिप्लेस कर दिए d से। तो अब फाइनल रिजल्ट हमारे पास जो RHS में रहा वो ट्वाइस ax के बदले में 2 टाइम्स F/m टाइम्स d, ये पूरी चीज यहाँ पर रखी जा सकती है। यस, जब ऐसा करेंगे तो फिर ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, m और m कैंसिल हो जाएगा और रह जाएगा f और d। तो आप फाइनली यहाँ पर f × d लिख दीजिए। बट f × d होता क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और ये किसको रिकॉल करा रहा है, वर्क को। तो अब आप k2 - q1 लिख सकते हैं वर्क डन W के बराबर। अब ये एक रिजल्ट आया, ये रिजल्ट क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल हो रहा है वर्क डन के, है ना। ये रिजल्ट इंटरेस्टिंग है, ये एक इंफॉर्मेशन दे रहा है कि जब भी कहीं किसी बॉडी में वेलोसिटी चेंज होगा तो वहां पर काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वर्क डन के बराबर होगा। काइनेटिक एनर्जी को चेंज करने के लिए आपको कुछ न कुछ वर्क करना ही है। जब तक कि आप वर्क नहीं करेंगे तब तक चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी नहीं होगा। ये रिलेशन जो यहाँ पर एक्सप्रेस हो रहा है, इस रिलेशन को कहा जाता है वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या कहेंगे इस रिलेशन को, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो अब इसे नोट कर लीजिए। यस, ये रिलेशन कहा जाता है वर्क एनर्जी थ्योरम। तो ये याद रखना है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हमेशा किसके इक्वल होगा, वर्क डन के। यस, ये एक और रिलेशन। रिमार्क्स 1 में आपने क्या देखा, वर्क एनर्जी थ्योरम, जो ये हमें बता रहा है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वर्क डन के बराबर होता है। ये रिमार्क्स पॉइंट नंबर 2 है। ये हमें बता रहा है p² मोमेंटम के लिए यूज किया गया है, p² इक्वल होता है 2 टाइम्स मास और काइनेटिक एनर्जी के प्रोडक्ट के, मास और काइनेटिक एनर्जी के प्रोडक्ट के 2 टाइम्स होता है कौन, मोमेंटम का स्क्वायर। किस तरह से आप देख लीजिए, आप जान रहे हैं k = ½ mv² होता है, तो k = ½ mv², और मोमेंटम के बारे में हम लोग जानते हैं p = mv, है ना। तो p = mv, स्क्वायर करेंगे बोथ साइड, p² = m² v² हो जाएगा। अब इसमें अगर हम k से डिवाइड करें तो राइट साइड टर्म को राइट साइड टर्म से ही डिवाइड करना पड़ेगा, और इसीलिए m² v² में डिवाइड कर दिया ½ mv² से। तो v² और v² कंप्लीटली कैंसिल हो गया, बट m और m² में यह इसका स्क्वायर पावर खत्म होगा, m एक रह जाएगा, है ना, और ये हाफ जो है डिनोमिनेटर में ये रह जाएगा, ये न्यूमरेटर बन जाएगा और चला आएगा m के पास, ट्वाइस m बनकर नहीं। यस,
तो अब पी स्क्वायर बाय के इक्वल टू क्या आया, ट्वाइस एम। तो के को राइट साइड आएगा, क्या बनेगा, ट्वाइस एम के। तो पी स्क्वायर किसके इक्वल हुआ, ट्वाइस एम के हुआ ना, यस। तो ये एक रिजल्ट है। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, P इक्वल टू अंडर रूट 2mk। ये काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में रिलेशन है, ठीक है। तो ये पॉइंट नंबर 2 है जो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम को रिलेट करता है। रिमार्क्स का पॉइंट नंबर ये 2 है। और पॉइंट नंबर 1 था वर्क को काइनेटिक एनर्जी के साथ रिलेट करने वाला रिलेशन था ना, यस। तो काइनेटिक एनर्जी दोनों के साथ रिलेटेड है, वर्क के साथ भी और मोमेंटम के साथ भी, ऑलवेज कीप इन माइंड। अब आइए वर्क पावर एनर्जी जो चैप्टर है उसका द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये रहा प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का स्टेटमेंट। ये हमें क्या इन्फॉर्म कर रहा है, ये हमें बता रहा है टोटल एनर्जी ऑफ ए बॉडी और ए सिस्टम ऑफ बॉडीज। सिस्टम ऑफ बॉडीज जहां पर 2 बॉडी या 2 से ज्यादा बॉडीज होंगे उसके लिए, और सिंगल होंगे तब तो सिर्फ एक बॉडी ही। तो टोटल एनर्जी ऑफ ए बॉडी और ए सिस्टम ऑफ बॉडीज रिमेन्स कंजर्व्ड। कंजर्व रहता है मतलब कांस्टेंट रहता है। कंजर्व रहने का मतलब कांस्टेंट रहना। तो यहां पर एक और वर्ड दे दीजिए, और कांस्टेंट, ठीक है। कंजर्व और कांस्टेंट मतलब ऑलवेज रिमेन्स द सेम, ये कह सकते हैं। इसको दूसरे वर्ड में हम किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, इन अदर वर्ड्स। दूसरी तरह से हम इसे इस तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी ना ही क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। एनर्जी को ना हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, ये सिर्फ ट्रांसफॉर्म हो सकता है, इसको हम सिर्फ ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ये या ये दोनों फॉर्म एक ही पर्पस के लिए है, एक ही इंफॉर्मेशन को स्टेट कर रहा है। आपको जो भी आसान है आप याद रखिए। अब इसे वेरीफाई कैसे करेंगे, इसके लिए हम लोग चलते हैं। वेरीफाई करने के लिए हमारे पास कई एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन सबसे सिंपल और कॉमन एग्जाम्पल है ग्रेविटेशनल फील्ड, जिसमें हमने पोटेंशियल एनर्जी को अभी देखा था, है ना। यस, जो वेरिफिकेशन हम लेने जा रहे हैं वो वेरिफिकेशन अंडर ग्रेविटी करेंगे, ठीक है। अब अंडर ग्रेविटी के लिए आप यहाँ पर देख रहे हैं एक डायग्राम मैंने ड्रॉ किया है। इसमें ग्राउंड लेवल पे एक बॉडी है मास m का, है ना। ग्राउंड लेवल को हमने मान लिया है a पर, ठीक है। तो बॉडी जो है ग्राउंड लेवल पे पोजीशन a पर है, ठीक है। अब यहाँ से b पर पहुंचता है, लेकिन पहुंचने के लिए अपने आप पहुंचेगा या उसको पुशअप करना पड़ेगा। तो प्रोजेक्ट करने के लिए हमें वेलोसिटी देना पड़ेगा। तो वेलोसिटी दिया v1 इक्वल टू v, इनिशियल वेलोसिटी v1 v से, तो ये अब ऊपर जाएगा, है ना। लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाएगा, आप इसके ऊपर जाने के दौरान में आप देख रहे होंगे कि इसका स्पीड धीरे धीरे घट रहा, घटने के बाद अल्टीमेटली किसी जगह पर जाकर रुका, रुकने के बाद वापस आ गया, यही ना हुआ। तो यहाँ से भी जब प्रोजेक्ट किया जाएगा तो ये ऊपर उठेगा, और ऊपर उठने के बाद यहाँ होते हुए यहाँ पर पहुंचेगा। अल्टीमेटली मान लीजिए यहाँ पर आकर के स्टॉप हो गया, तो अब तो यहाँ से वापस ही आएगा। वापस आने वाले सिचुएशन को अभी हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। हम लोग सिर्फ डिस्कस करेंगे ऊपर की तरफ जाने वाले सिचुएशन को, ठीक है। तो जब ये ऊपर जाने के लिए प्रोजेक्ट किया गया तो ए पर पोजीशन ए से इसको वेलोसिटी दिया गया v1 v, तो काइनेटिक एनर्जी इस वक्त इसके पास रहेगी क्या, पोटेंशियल एनर्जी भी रहेगी? नहीं, पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? इसलिए कि पोटेंशियल एनर्जी के लिए आपने फॉर्मूला जो देखा U इक्वल टू mgh। तो अब बताइए, ये ग्राउंड लेवल से इसी लेवल का कोई हाइट बन रहा है? नहीं, हाइट नहीं बन रहा है। तो h अगर 0 तो पोटेंशियल एनर्जी 0। तो इसीलिए कहा जाता था कि 0 लेवल से एक दूसरे पोजीशन में पहुंचाने तक जितना वर्क करना पड़ता है, तो ये 0 लेवल ही का था। तो क्लियर हो गया कि पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर नहीं है, तो जो कुछ भी है वो काइनेटिक एनर्जी है। तो टोटल एनर्जी निकालने के लिए हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों को हम ऐड करेंगे। यस, तो यहाँ पर निकालते हैं हम टोटल एनर्जी क्या होता है। टोटल एनर्जी हाफ mv², काइनेटिक एनर्जी ये और पोटेंशियल एनर्जी ये, दोनों को ऐड किया, ऐड करने का रिजल्ट ये हुआ, ठीक है। अब हम ये देखना चाहेंगे कि जब बॉडी यहाँ से प्रोजेक्ट होते हुए B पर पहुंचेगा, फ्रॉम A टू B पहुंचेगा,
ए पर तो टोटल एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर थी, है ना, अभी कैलकुलेट किए। बी पर पहुंचने पे टोटल एनर्जी कितनी होगी, तो टोटल एनर्जी अब बी पर निकालते हैं। आइए अब यहां देख लीजिए, बी पर जब हम काइनेटिक एनर्जी निकालने चलते हैं तो बी पर का वेलोसिटी v2 है, तो काइनेटिक एनर्जी kb इक्वल टू हाफ एम v2 स्क्वायर, लेकिन v2 स्क्वायर दिया जाएगा v1 स्क्वायर माइनस ट्वाइस gh1 से। h1 क्या है, यहां से यहां तक आने में, a से b तक जाने में जितना हाइट अप्रेस होता है वो ना, यस। तो आपके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन वर्टिकल डायरेक्शन में क्या होता था, v2 स्क्वायर इक्वल टू v1 स्क्वायर माइनस ट्वाइस gh, यही ना होता था। तो यहाँ पर v2 तो v2 है, v1 के बदले में v है और h के बदले में h1 है ना, यस। तो अब इस v2 स्क्वायर को यहाँ पर रिप्लेस कीजिए, तो रखिएगा तो kb कितना हो जाएगा, हाफ m, और v2 के बदले में अब लिखिएगा v स्क्वायर माइनस 2gh1, ये यस। तो अब देखिए कि b पर पहुंचने पे काइनेटिक एनर्जी तो इतनी हो गई, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी एट बी ub से निकलेगा ub इक्वल टू mgh1, यही ना, यस। तो mgh1 हुआ पोटेंशियल एनर्जी, पोजीशन यहां से यहां चेंज कर दिया हाइट h1 के जरिए, इसलिए mgh1 इसका पोटेंशियल एनर्जी हो गया। तो अब टोटल एनर्जी कितना हो गया b पर, तो b पर टोटल एनर्जी के लिए kb प्लस ub, अब kb प्लस ub हुआ तो हाफ m v स्क्वायर माइनस ट्वाइस gh1 और प्लस mgh1, ये है ना। तो अब इसमें ब्रैकेट को रिमूव कीजिए और लिखिए हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम टाइम्स, ये माइनस का साइन है तो माइनस का साइन यहाँ पर दीजिएगा ही, है ना, और हाफ एम को इससे भी मल्टीप्लाई कीजिएगा ट्वाइस gh1 से, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो कैंसिल हो गया। अब mgh1 बचा इसमें, तो अब हाफ एम वी स्क्वायर ये बचा और mgh1 ये और mgh1 ये बचा। तो अब इसको हम यहाँ पर लिख दें, क्या आया, Eb इक्वल टू B पर टोटल एनर्जी कितनी आया, हाफ एम वी स्क्वायर, ये ना, यस। तो हमने क्या पाया, जितना ये हाफ एम वी स्क्वायर था A पर, EA जो हाफ एम वी स्क्वायर था वही EB भी हुआ हाफ एम वी स्क्वायर के, है ना। तो कम से कम इतना तो इत्मीनान हो गया कि दोनों जगहों पर जो टोटल एनर्जी थी वो कंजर्व रह रही है, ठीक है। अब हम ये देखना चाहेंगे कि B से चलकर जो C पर पहुंचता है और अल्टीमेटली वहां जाकर के रुक जाता है मोमेंटरीली, तो उस वक्त इसके पास टोटल एनर्जी कितनी रहती है, क्या वो भी टोटल एनर्जी इतनी है, अगर इतनी है तो कंजर्व है एनर्जी। अब हमको बस इसको वेरीफाई करना है, यस। हमने जब फाइनल निकाला C पर टोटल एनर्जी तो हमने पाया हाफ एम वी स्क्वायर है। किस तरह से, आप यहां देख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी एट C पर तो जाने पर वेलोसिटी 0 हो जाती है, तो इसलिए अगर काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं हाफ एम v3 स्क्वायर को करके, तो फिर हाफ एम तो ठीक है लेकिन v3 0 है तो 0 का स्क्वायर 0, और इसलिए टोटल प्रोडक्ट 0, तो काइनेटिक एनर्जी C पर 0। अब C पर पोटेंशियल एनर्जी कितना है ये देखना है, तो यहाँ से हाइट कितना रहा A से चलकर C तक पहुंचने में, वो अब तक हमने मेंशन नहीं किया था, अब यहाँ पर मेंशन कर दिया है h, A से C तक का हाइट h रहा, ठीक है। तो अब पोटेंशियल एनर्जी जब हम निकालेंगे तो mg को h से मल्टीप्लाई करेंगे तब ना, यस। तो mgh होगा पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन h का इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है, आपके पास इंफॉर्मेशन वही है जो v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया जाता है बड़ी ऊपर की तरफ, है ना। तो v वेलोसिटी आपके लिए नोन है और ये आप h जो कर रहे हैं वो एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। तो अब h को रिप्लेस कीजिए v के टर्म में, तो इक्वेशन ऑफ मोशन ही इसमें भी हेल्पफुल है, यस। तो v3 का स्क्वायर इक्वल टू v1 स्क्वायर माइनस ट्वाइस gh। अब v3 0 है तो 0 का स्क्वायर, v1 v है तो v के स्क्वायर और माइनस 2gh एज है, तो ये 0 का स्क्वायर तो 0 ही है और 0 के साथ हम 2gh ले आकर के हम ऐड करेंगे तो 2gh ही रहेगा, यस। तो 2gh रहा और ये v स्क्वायर रह गया, ठीक है। तो अब v स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस gh, तो अब h का वैल्यू क्या आएगा, v स्क्वायर बाई 2g, है ना। तो अब h का वैल्यू यहाँ पर पुट अप करेंगे तो uc कितना हो जाएगा, mg टाइम्स v स्क्वायर बाई 2g। अब ये g और ये g कैंसिल हो रहा है, तो अब ये हाफ जो 2 बच रहा है वो, और m और ये v स्क्वायर यही बच रहा है, तो फिर c पर पोटेंशियल एनर्जी कितना रह गया, हाफ एम वी स्क्वायर, है ना, v के टर्म में हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। अब टोटल एनर्जी c पर कितना रहा ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे,
काइनेटिक एनर्जी जो सी पर है और पोटेंशियल एनर्जी जो सी पर है, हम दोनों को ऐड करेंगे और ऐड किया तो काइनेटिक एनर्जी तो जीरो था तो जीरो लिखा, और पोटेंशियल एनर्जी अभी यहाँ पर निकाल चुके हाफ mv², तो यहाँ हाफ mv² लिखे। अब इन दोनों का ऐड कितना होगा, अब इन दोनों का ऐड करेंगे तो हाफ mv² ही रहेगा, है ना, यही रहा, ठीक है। तो EC भी आया हाफ mv², ये EC भी वही वैल्यू है ना जो AB और EA था, यानी कि टोटल एनर्जी जो A पर था, टोटल एनर्जी जो B पर था, वही एनर्जी है टोटल C पर भी। तो क्या हम देख रहे हैं कि एवरीवेयर टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, यही तो था प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का स्टेटमेंट, है ना, वेरीफाई हो गया। EA इक्वल टू EB इक्वल टू EC, और ये तीनों का वैल्यू किसके बराबर था, किसके इक्वल था, हाफ mv² के। तो अब हाफ mv² के इक्वल था ये तीनों, तो एवरीवेयर यहाँ से लेके यहाँ तक में ड्यूरिंग मोशन वो एवरीवेयर सेम रहा। अब हम इस पर न्यूमेरिकल कुछ प्रॉब्लम्स वर्कआउट करेंगे, लेकिन अगले क्लास में।